Hello friends, now we are going to start our new topic which is momentum. Okay, so what is momentum? So momentum is a total amount of motion, total quantity of motion contained in a body. Okay, सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है। सो देखिए, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। और इसको मेज़र करते हैं, इसको हम लोग मेज़र करते हैं मास इनटू वेलोसिटी से, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट से। ओके, तो ये होता क्या है? इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, ओके, उसी की मेजरिंग को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। ठीक, जहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर ये वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। और देखिए, ये हमारा स्केलर है। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे हमें वेक्टर ही मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका एसआई यूनिट होता है। देखिए, मास का हो जाएगा हमारा केजी, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सो ये हो गया इसका एसआई यूनिट। और इसका सीजीएस यूनिट मिल जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मोमेंटम का फील करते हैं। ठीक है, कि एक्चुअली में मोमेंटम होता क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, मोमेंटम इक्वल टू किसी बॉडी की मास और वेलोसिटी पर मोमेंटम डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा, अगर मास में कुछ मतलब ज़्यादा कम नहीं है, अगर उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है तो भी उसका मोमेंटम इंक्रीज़ ही करेगा। ये इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, जैसे मानिए कि कोई एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, और ये कोई v वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए मानिए इसमें v हो गया। ठीक है, तो ये किसी v वेलोसिटी से जा रहा है। और अगर यहाँ पर एक दीवार है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक दीवार है, अगर ये जाकर इसको हिट करता है तो ये डिपेंड करता है कि इसकी उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी और इसका मास कितना है। तो जितनी ज़्यादा इसका मास और वेलोसिटी होगा उतना इस पर इफ़ेक्ट आएगा, मतलब उतना ज़्यादा ये उसको चोट देगा या ये उसको चोट देगा। ठीक है, जैसे कि आइए समझते हैं एक और एग्जांपल। जैसे कि ये देखिए, ये एक ट्रक है। ठीक है, ये एक ट्रक है और यहाँ पर एक छोटी सी कार है। ठीक है, दोनों, अब देखिए, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ठीक है, अब m1 इज़ ग्रेटर देन m2 है। ओके, और ये v वेलोसिटी से आ रहा है और ये भी v वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे में मतलब अगर टकराते हैं तो इसको ज़्यादा हर्ट होगा, मतलब ये इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो ये इसको मतलब इजीली इसको साइड से हटा देगा। ओके, मतलब इसको ज़्यादा चोट मतलब पहुंचेगी, इसको कम। सो इस केस में इसका मोमेंटम p1 और इसका मोमेंटम p2, सो p1 इज़ ग्रेटर देन p2 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मोमेंटम का एक और एग्जांपल लेते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्मॉल पीस है स्टोन का। ठीक है, और यहाँ पर एक बिग पीस है स्टोन का, और ये समझिए कांच है। ठीक है, ये कांच का है, और अगर ये यहाँ से ड्रॉप होता है v वेलोसिटी से, ठीक है, नहीं, यहाँ पर समझिए ये दोनों फ्री फॉल हैं। ठीक है ना, फ्री फॉल है, और ये इसको v वेलोसिटी से हिट करता है। ठीक है, v वेलोसिटी से, और फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर v वेलोसिटी से आकर हिट करेगा। सो फ्रेंड्स, जब मैं इसको यहाँ से ड्रॉप किया हूँ किसी हाइट h से, और जब मैं इसको हाइट h से ड्रॉप किया हूँ, तो इस केस में, फर्स्ट केस में, ये इसको जब हिट करेगा तो इसको कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और जब सेकंड केस में ये जो बड़ा है, और इन दोनों का मास डिफरेंट है, m1 है और ये m2 है, और m2 इज़ ग्रेटर देन m1, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, सो ये यहाँ पर गया तो ये इसको पूरा ब्रेक कर देगा। ये जो ग्लास पेन है, ये इसका ग्लास पेन ब्रेक हो जाएगा। सो इस केस में ये ग्लास पेन ईजिली ब्रेक हो जाएगा। सो ये बताता है कि p2 इज़ ग्रेटर देन p1, मतलब ये इसका मोमेंटम p2 है और इसका मोमेंटम p1 है, सो इसका मोमेंटम इससे ग्रेटर देन होगा। तो अब तक फ्रेंड्स हमने कांस्टेंट मास का एग्जांपल लिया है। ओके, अब तक सब में मास कांस्टेंट था और वेलोसिटी
आई एम सॉरी, अब तक वेलोसिटी कांस्टेंट था, ओके, और मास वैरी कर रहा था। अब हम लोग एग्जांपल लेंगे जिसमें मास कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी वैरी करेगा, ओके। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास एक गन है, ठीक है। इस गन में से इसमें एक मास m का बुलेट है, ओके, और यहाँ पर मेरे पास एक मास m का एक पत्थर है। इन दोनों की मास सेम है, ओके। और जब मैंने इसको फायर किया तो ये v1 वेलोसिटी से गया, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा सा ग्लास पैन है फिर से, ठीक है। और जब मैंने इसको फेंका, धीरे से फेंका, मतलब कोई v2 वेलोसिटी से, और जिसमें क्लियरली v1 इज़ ग्रेटर देन v2 है, ओके, इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी। तो जब मैंने इसको फायर किया तो ये इजीली इसको ब्रेक करके आर पार निकल जाएगा। और जब मैंने इसको फेंका तो इससे इसकी वेलोसिटी काफ़ी कम है, तो ये वाली पत्थर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। इन दोनों का मास सेम है, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से इनका मोमेंटम में डिफरेंट आ गया, और जब मोमेंटम में डिफरेंट आ गया तो केसेस डिफरेंट हो गए, ओके। तो इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका मोशन इससे ज़्यादा है, ओके। तो ये था फ्रेंड्स मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग ग्राफ्स ऑफ मोमेंटम इन डिफरेंट केसेस। सो केस नंबर 1। सो केस 1 में अगर मैं मास को कांस्टेंट कर लूँ तो यहाँ पर ये वाला मोमेंटम का है और ये वाला वेलोसिटी का है, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा जिसमें मास कांस्टेंट होगा। मतलब देखिए, वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे मोमेंटम भी इंक्रीज़ करेगा, और लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा। मतलब इसको समझिए फ्रेंड्स, P इज़ इक्वल टू एम भी होगा, और हर केस में सो यहाँ पर P इज़ इक्वल टू एम भी है, सो हर केस में m की वैल्यू P अपॉन भी करके कांस्टेंट आएगा, ठीक है। मतलब जब देखिए P की वैल्यू जब इंक्रीज़ करेगी तब जब v की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तब P की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी, और यहाँ पर मास कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैं m इज़ इक्वल टू P अपॉन भी निकालूंगा हर एक केस में यहाँ पर तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। मतलब जो मास यहाँ रहेगा वही मास यहाँ रहेगा। अब देखते हैं हम लोग केस 2 में, व्हेन वेलोसिटी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये है P और ये है M, ठीक है, मास। जब मास वेरी करेगा, इसका एग्जांपल है जैसे मानिए कि एक यहाँ पे ट्रॉली है, ठीक है। ये ट्रॉली किसी भी वेलोसिटी से जा रही है और ऊपर रेन हो रहा है, ठीक है। मतलब रेन हो रहा है तो ये ट्रॉली खाली है, ठीक है। इस ट्रॉली में रेन आ जाएंगे तो इसका मास वेरी करने लगेगा, क्योंकि इसका मास उस तरह से इंक्रीज़ करने लगेगा, और डिक्रीजिंग का भी है। मानिए कि अगर ये कोई टैंकर है, अगर ये जा रहा है किसी भी वेलोसिटी से, और अगर इसमें लीकेज हो तो यहाँ से सारा पानी इसका बह जाएगा, तो यहाँ से इसका मास कम हो जाएगा, ठीक है। सो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और मास आपका वेरी करेगा। मतलब P इज़ इक्वल टू एम भी, सो V इज़ इक्वल टू P अपॉन में M, ये कांस्टेंट रहेगा हर केस में। अब देखिए फ्रेंड्स, केस 3 में हम लोग देखेंगे व्हेन बोथ मास एंड वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। जब दोनों कांस्टेंट रहेगा तो तब क्या होगा। सो यहाँ पर ये मास है और यहाँ पर ये वेलोसिटी है। अब देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्लीज़ समझिए। जैसे कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए मोमेंटम में मास और वेलोसिटी जब दोनों कांस्टेंट है तब हमारा ये भी देखिए ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। जब ये कांस्टेंट होगा तो एग्जांपल में फॉर एग्जांपल मास इज़ इक्वल टू 5 kg है और वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, ओके। सो मोमेंटम इसका आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम आ जाएगा 5 × 2 जो कि होता है 10, ओके। 10 kg मीटर पर सेकेंड, ओके।
तो ये हो गया इसका मोमेंटम। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर मास को इंक्रीज़ करूँगा, जैसे मैंने मास को 10 कर लिया, तो मेरे को मोमेंटम कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट के लिए तब मेरे को वेलोसिटी को डिक्रीज़ करना होगा, तो वेलोसिटी को 1 करना होगा, तब जाके मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब इसका ऐसा मतलब x इज़ इन्वर्सली ई प्रोपोर्शनल टू y, वैसे यहाँ पर m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v का ग्राफ बना है, ठीक है। आप इसको इस एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं। देखिए जैसे जैसे इसमें, देखिए हमें रखना क्या है, हमें इसमें मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है। तो जब ये ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर मास इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरे को वेलोसिटी को डिक्रीज़ करना होगा ताकि मोमेंटम कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोले थे, जैसे कि ये कोई बॉडी है, जैसे ये पेन है, ये कोई बॉडी है, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोमेंटम का उसी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। रुकिए मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। अब देखिए एक बॉडी है, ओके, अच्छे से एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है। एक ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है। तो देखिए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, यहाँ पर एक फोर्स F लग रहा है, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए इसका कुछ मोमेंटम होगा m इंटू भी, तो देखिए जब इसका वेलोसिटी, देखिए फिर से देखिए इसका जब मोमेंटम होगा m इंटू वी, तो जब इसका वेलोसिटी चेंज होगा तब इसका यहाँ पर कुछ अलग ही मोमेंटम होगा, ठीक है। तो इसी रेट से जब किसी रेट से इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मतलब देखिए वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू अलग आएगी और यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू अलग आएगी। तो जिस रेट से इसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, हाँ, जिस रेट से इसका मोमेंटम इस बॉडी में प्रोड्यूस हुआ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स के, ठीक है। मतलब मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, या चाहे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के, ठीक है। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा, फोर्स इज़ डायरेक्टली, एक्सप्रेशन आ जाएगा, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। अब देखिए ये रेट है, ठीक है, जिस रेट से मोमेंटम का चेंज होगा। देखिए मोमेंटम के चेंज से एक लॉजिक है, ठीक है। देखिए जब एक बॉडी है, ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मानिए मूव कर रहा है, ठीक है, जब वो मूव कर रहा है कांस्टेंट, एक m मास की बॉडी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब वो मूव कर रही है तब मैंने इस पर फोर्स लगाया है F। अब देखिए जब मैंने इस पर फोर्स लगाया है F तो मतलब इस पर एक्सेलरेशन आएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब ये कुछ दूर तक जाएगी तो इसकी वेलोसिटी जो यहाँ v1 थी यहाँ पर v2 हो जाएगा, लेकिन मास तो सेम रहेगा, तो इसके चलते इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो यही बोला है कि जब मैं किसी बॉडी को ढकेलूँगा तो वो ढकला जाएगा, ठीक है। यही देखिए यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, जब मैं किसी बॉडी को ढकेलूँगा तो वो ढकला जाएगा, यही कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जब मैंने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ और उसका मोमेंटम चेंज हुआ। तो यही बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, ठीक। तो यहाँ से फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dm। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी बाय dt। सो मास कांस्टेंट है। जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आता है k, ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 1 हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। सो फोर्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा
जहाँ पर मास कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में इसकी ये आ जाएगा बाहर, ठीक है। सो डी वी बाय डी टी, ओके। और डी वी बाय डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। सो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, जब मास आपका कांस्टेंट रहेगा तब। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिफरेंट केसेस आते हैं, जैसे कि फोर्स अगर निकालना होगा तो हम लोग को पता है कि डी पी बाय डी टी होता है, तो उस तरीके से हम लोग निकालेंगे। लेकिन अगर डी पी बाय डी टी मोमेंटम पे जब डिपेंड कर रहा है, तो अगर मोमेंटम में मास कांस्टेंट होगा तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा डी वी बाय डी टी, ये फार्मूला। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो भी, और मास अगर वेरी मतलब करेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों वेरी कर रहा है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू डी एम वी बाय डी टी, ओके। मतलब ये दोनों वेरी अगर कर रहा है तो इस केस में ईज़िली हम लोग कर लेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, किसी एक को कांस्टेंट मानकर डी वी बाय डी टी प्लस में भी डी एम बाय डी टी। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे फोर्स, ओके। सो ये आपके 3 फार्मूले हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सो अब देखिए फ्रेंड्स, फोर्स इज इक्वल टू हमारा आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए ये स्केलर फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं ऐसे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड के साथ होते होते इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो अगर अगर मैं फोर्स को रिप्रेजेंट करूँगा इन द वेक्टर फॉर्म तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो देखिए, फोर्स अप्लाइड इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस में फोर्स अप्लाइड इन वाई डायरेक्शन जे कैप प्लस में फोर्स अप्लाइड इन के कैप जेड एक्सिस के कैप, ठीक है। इस तरीके से मैं फोर्स को रिप्रेजेंट करूँगा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का भी वही हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है। तो ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, ओके। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू होता है डी पी बाय डी टी, ओके। तो यहाँ से मैं फोर्स को ये भी लिख सकता हूँ डी पी इन एक्स आई कैप प्लस में डी पी इन वाई जे कैप प्लस में डी पी बाई डी टी इन के कैप, ओके। सो ये बताता है डायरेक्शन, क्या मोमेंटम चेंज हुआ है आई कैप में, क्या जे कैप और के कैप, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, ओके। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इन वेक्टरली। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की, ओके। सो अब देखिए, रिजल्टेंट फोर्स का अब हम लोग लाते हैं फील्ड। देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, मानिए कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, मानिए कि ये है 10 kg का ब्लॉक, ठीक है। और मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई, हाँ, यहाँ से 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो मैं पूछूंगा कि इसका नेट कहाँ गया है फोर्स, मतलब नेट रिजल्टेंट कहाँ गया है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका वेक्टरली लिख लूँगा, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये आई कैप एक्स एक्सिस में और ये भी आई कैप इन नेगेटिव में, ठीक है। तो 40 आई कैप और ये हो जाएगा -50 आई कैप, ठीक है। तो नेट फोर्स कहाँ गया, मतलब देखिए, इस एक फोर्स एक यहाँ से खींच रहा है और एक यहाँ से, मतलब यहाँ की क्वांटिटी बड़ी है, मतलब यहाँ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब ये इसकी ओर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा, देखिए 40 आई कैप -50 आई कैप, जो कि हो जाएगा -10 आई कैप,
मतलब -10i का मतलब इस डायरेक्शन में, ये बस आपको डायरेक्शन दिखाता है। तो इस डायरेक्शन में ये 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। इसको आप लोग फील भी मतलब कर सकते हैं, जैसे कि फिर से कोई ब्लॉक है, ठीक है, फिर से यहाँ पर कोई 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा है और यहाँ से कोई खींच रहा है 15 न्यूटन का। इसका डायरेक्शन खींचने का इधर है और इसका इधर है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? तो रिजल्टेंट जाएगा इधर 15 न्यूटन से, ठीक है। इसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। देखिए ये कहता है रिजल्टेंट फोर्स, जब कोई दो फोर्स या दो से अधिक फोर्स किसी बॉडी पर अगर अप्लाई हो रहा है, तो कोई एक फोर्स, ये देखिए अगर यहाँ पे कोई अप्लाई हो रहा है कोई फोर्स, ठीक है, ये जाएगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में। अभी दो डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, दो तो है नहीं, ये बॉडी एक ही है, तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब कई सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो कोई एक फोर्स इसको डायरेक्शन दिखाएगा, मतलब उसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। मतलब नेट फोर्स कहाँ जाएगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में। अब देखते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स। ओके, बैलेंस्ड फोर्स। सो अब देखिए बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। जैसे कि फिर से मैं ब्लॉक का एग्जांपल लूँगा, यहाँ पर अप्लाइड है 10 न्यूटन और इस साइड अप्लाइड है 10 न्यूटन। मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब दोनों फोर्स देखिए बैलेंस्ड है। अगर ऊपर भी 15 न्यूटन अप्लाइड है और नीचे भी अगर 15 न्यूटन अप्लाइड है, मतलब ये बॉडी यहीं रहेगी, कहीं भी जाएगी नहीं। इसका रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ़ फोर्सेस जब एक्ट करेंगे तब इसके स्टेट में कोई अगर डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब इसके स्टेट में कोई अगर चेंज नहीं मिलेगा, तो हम लोग उसको बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। मतलब इसका नेट रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, मतलब एफ नेट हो जाएगा इसका ज़ीरो, फोर्स नेट इसका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स पर। अब देखिए बैलेंस्ड फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की मैं बात करूं, मतलब इसमें कोई चेंज आएगा। अगर ये 10 न्यूटन है और अगर यहाँ पर 5 न्यूटन है, मतलब ये जब बॉडी रेस्ट में थी तो ये मोशन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का इस पर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। ओके, इसी को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी किसी v वेलोसिटी से मूव कर रही है और अगर मैं इस पर अगर मैं यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर 15 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ, तो हाँ, तो ये यहाँ मूव, तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका चेंज हो जाएगा, मतलब इसका जो स्पीड से ये मूव कर रहा था उस स्पीड से ये नहीं मूव कर पाएगा, ठीक। उसी को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स अगर कोई बॉडी रेस्ट कर रहा है या फिर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है, उसमें वो चेंज ला सकता है, और लेकिन बैलेंस्ड फोर्स कोई चेंज नहीं लाएगा। इसका नेट ज़ीरो होता है, इसका नेट कुछ ना कुछ होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक फिर से, इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इम्पल्स एक टाइप का फोर्स है। अब देखिए इम्पल्स को अगर आपको एक लाइन में या फिर एक सेंटेंस में कहना होगा, तो आप लोग कहेंगे it is when the large amount of force acts on a body for a short interval of time, short time is called impulse। मतलब कोई large amount of force किसी बॉडी पर एकदम dt टाइम के लिए अगर एक्ट करता है, एकदम छोटा टाइम के लिए, उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वेरी केयरफुली, when a large amount of force acts on a body for a very short interval of time to produce a finite change in momentum in the body is called impulse, उसे हम लोग इम्पल्स कहेंगे, ठीक है। देखिए जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स किसी बॉडी पर बहुत छोटे समय के लिए एक्ट करेगी और उसमें मोमेंटम का फाइनाइट चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। अब देखिए जब इस बॉडी पर फोर्स एक्ट करेगा एकदम छोटे टाइम के लिए, तब इसमें कुछ मोमेंटम का चेंज भी आएगा, तो उसी को हम लोग इम्पल्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल हो गया, जैसे कि सब कोई क्रिकेट खेलता है, ठीक है। जब क्रिकेट कैचर के हाथ में आता है, मानिए कि उसका हाथ है, जब कैचर के हाथ में आता है, तब ये यहाँ पर जब कैच करना होता है तो कैचर अपने हाथ को पीछे करता है ताकि टाइम इंक्रीज़ हो जाए और चोट कम लगे, ठीक। तो यहाँ पर इसने टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया है, तो इसको चोट यहाँ पर कम लगेगा,
तो अभी आइए इसको और समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इम्पल्स को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, इट डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच इट एक्ट्स ऑन ए बॉडी टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। मतलब जब ये एक्ट करता है किसी बॉडी पर और छोटे टाइम इंटरवल के लिए, और जिस रेट से और जो चेंज आएगा मोमेंटम में उस टाइम उस इंस्टेंट पर, उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि जे इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इनटू टी। मतलब जिस समय पर देखिए यहाँ पर दिक्कत यही होता है कि इसे बस हम लोग समझते नहीं ठीक से। जिस समय पर देखिए उस इंस्टेंट पर, जैसे कि मानिए कि किसी इंस्टेंट पर, जैसे कि 2 सेकंड पे, जिस सेकंड पर उसका मोमेंटम चेंज होता है उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, द चेंज ऑफ मोमेंटम एट द इंस्टेंट, या फिर द मोमेंटम प्रोड्यूस्ड एट द इंस्टेंट। तो इसका मतलब अब देखिए, अब आप एक बार अपने अंदर फील लाइए कि मैंने कहा क्या है। मैं कह रहा हूँ कि द मोमेंटम प्रोड्यूस्ड एट इंस्टेंट। अब देखिए मोमेंटम कब प्रोड्यूस होगी एक बॉडी पर, जब एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगा। मतलब देखिए ये मानिए कि इस पे मोमेंटम तो है ही, द चेंज इन मोमेंटम, सॉरी, जब चेंज होगा मोमेंटम का किसी इंस्टेंट पर उसी को हम लोग इम्पल्स कहेंगे। मतलब एक बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स आएगा किसी इंस्टेंट पर, उस पर अप्लाई होगा, और जितना चेंज आएगा उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। देखिए एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स होता है न्यूटन सेकंड, ठीक है। फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स कहाँ होता है। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स होता है फोर्स के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स गया उसी डायरेक्शन में आपका इम्पल्स भी जाएगा, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इम्पल्स को और अच्छे से समझने के लिए स्टडी करते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ओके। मोमेंटम थ्योरम, THEOR, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता क्या है। इट स्टेट्स दैट द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी पर कोई फोर्स आया, ठीक है, वो इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। मतलब अभी इसका मोमेंटम कुछ P1 है तो इसका P2 माइनस P1 में जो चेंज आया होगा वही इम्पल्स होगा। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं मैथमेटिकली, ओके। सो प्रूफ देखते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। अब देखिए इस पर फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स किसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है dP/dt, ठीक। मतलब कोई फोर्स इस पर आया, ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल टू dP/dt। तो यहाँ पर F/dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dP। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर ले रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ लिमिट्स। अब देखिए यहाँ पर टाइम 0 से लेकर t तक, ठीक है। F/dt इज इक्वल टू यहाँ पर P इनिशियल से, मतलब उस देखिए जब उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ होगा तो उस पर कितना था, और जब फोर्स अप्लाई होने के बाद जो ये P फाइनल गया है तब कितना है, ठीक है। सो यहाँ से ये F बाहर आ जाएगा और यहाँ से 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। dP P इनिशियल टू P फाइनल, ओके। सो फोर्स, अब देखिए T 0 से t तक इज इक्वल टू P हाई से लेकर PF तक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स T माइनस 0 इज इक्वल टू PF माइनस PI, ठीक है। P इनिशियल, ठीक है। अब देखिए फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू PF माइनस PI, ठीक है। P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल, ओके। अब देखिए फोर्स इनटू टाइम होता है हमारा
इम्पल्स इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, ठीक है। ये कहता है हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कि जो इम्पल्स फोर्स ऑफ इम्पल्स अप्लाई होगा बॉडी पर वो इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम के प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। अगर उस बॉडी पर मोमेंटम जो प्रोड्यूस हुआ होगा उस मोमेंटम का पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा, मतलब इम्पल्स के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से मैं इम्पल्स को फोर्स इनटू टाइम को कह सकता हूँ डेल्टा पी, ठीक है। मतलब पी एफ चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई मतलब एम भी 1 माइनस एम भी 2, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर एम भी 2 माइनस 1 क्योंकि पी एफ है ना, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम लोग इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, ओके, ठीक है। अब देखिए मानिए कि यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है। ये किसी एच हाइट से गिर रहा है, ठीक है। और इसने यहाँ पर हिट करके इलास्टिक कोलिजन किया। इलास्टिक कोलिजन मतलब इस पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं, मतलब ये जितना, देखिए अभी इतना समझिए कि ये जितना आएगा जहाँ से गिरा है ये उतना तक जाएगा फिर से। इसी को हम लोग इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ से गिरा किसी हाइट एच से तो u इज़ इक्वल टू 0 है और v इज़ इक्वल टू कुछ ना कुछ होगा और इसका मास m है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मानिए कि मास है हमारा 50 ग्राम, ठीक है। और ये हाइट है हमारा 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता करना है कि इम्पल्स कितना होगा अगर इसने इलास्टिक कोलिजन किया होगा। तो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियल 0 है, प्लस का 2 इंटू और जी को मानते हैं हम लोग 10, ठीक है। 10 इंटू और हाइट है हमारा 10, ठीक है। हाइट को मानिए 5, ओके, 5 मीटर का हाइट है, ठीक है। सो यहाँ से v इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू 10 इंटू 5 जो कि आ जाएगा रूट ओवर 100, मतलब v इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड से उसको हिट वो करेगा, ठीक है। अगर मैं नीचे वाला पॉजिटिव ले रहा हूँ, देखिए साइन कन्वेंशन आप अपने से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं नीचे वाले को पॉजिटिव लिया हूँ तो ऊपर वाला को मैं नेगेटिव ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से इसने किया है इलास्टिक कोलिजन, तो अब यहाँ से u आ जाएगा इसका 10 मीटर पर सेकेंड और ये हाइट ये इतना गया है वापस उतना ही जाएगा, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 5 मीटर मास, तो वही रहेगा और g आ जाएगा आपका -10, ठीक है। तो अब देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। तो यहाँ से v 0 है, ठीक है। फाइनल होने वाला है 0 क्योंकि वहाँ पर जाकर रुक कर फिर वापस आएगा। और u स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100। आई एम सॉरी क्योंकि मैंने u को डायरेक्टली रख लिया क्योंकि यहाँ से जब हम लोग u निकालेंगे तो माइनस बस 10 आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ से u स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, तो u स्क्वायर माइनस 2as, ओके। सो यहाँ से u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2s, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 5। सो u इज इक्वल टू भी आ जाएगा आपका u इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो 50 ग्राम का मास है जब मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूँगा तो 0.05 kg आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगा उसी वेलोसिटी से ये ऊपर भी जाएगा। तो अब देखिए अब हमारा इम्पल्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, 2 - 1। तो मास हमारा 0.05 है इंटू 10 में से माइनस मैं कर दूंगा। अब देखिए इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव में ले लेंगे, 0.05 इंटू 10 मतलब
2 इंटू 0.05 इंटू 10। ओके, सो ये आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 2 मतलब 1। सो इसका इम्पल्स हो जाएगा इतना। और अगर अगर आपको टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.1 सेकेंड दिया हो तो आप इसका फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पल्स को इससे डिवाइड करके टाइम से। तो ये आपका आ जाएगा 10, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगा होगा। ठीक।